हेलो स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज प्लांट किंगडम। मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दैट मीन्स हमने वहाँ पर बात की थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट वेराइटीज जो अर्थ पर मौजूद होती है, कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे इन्हें नॉमेनक्लेट किया जाता है, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। दैट मीन्स ऑल दी रूल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इसी में हमने हिरार्किकल क्लासिफिकेशन की बात की थी। मतलब हमने वहां पर डिस्कस किया था कि स्पीशीज से जाते हुए किंगडम तक कैसे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी होता है। हमने इसके बारे में भी प्रीवियस सेशन के अंदर बात की है। तो प्रीवियस सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हमने पहले एक बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात की। what two kingdom classification, three kingdom classification system, four kingdom classification system, then five kingdom classification system. हमने बोला most appropriate was the five kingdom classification system, और उस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया किंगडम को स्टडी किया। हमें डिटेल में अब स्टडी करना है अबाउट दी प्लांट किंगडम, दी प्लांटे, और फिर हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके लिए आपको वेट करना है थोड़ा सा। सो डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, हमने वहाँ टॉपिक के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट वेराइटीज अर्थ पर मौजूद होती है एंड फॉर आर कन्वीनियंस हमने इन सबको क्या किया है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इनकी ग्रुपिंग की है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इन्हें एक साथ रखा है हमने, क्लियर। और वहीं पर ही इन्हें नॉमेनक्लेट भी किया है। हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात की थी गिवन बाय कार्लेस लिनियस, जहां पर जीनस एंड स्पेसीज एपिथेट स्पीशी नेम को इंक्लूड किया जाता है। होमो सेपियंस ह्यूमंस का नाम, मैंजीपेरा इंडिका, एजाडीरैक्टस इंडिका, हमने ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के वहां पर एग्जांपल्स लिए थे। आई होप आप लोगों को वो सब कुछ याद हो, समझ में आया हो। देन मैंने आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा के बारे में बताया। मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो उतने से ही होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस किंगडम की और साथ में इसके एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स की डिटेल से क्वेश्चन नहीं आते। देन वहां पे बात की थी हमने अबाउट मोनेरा के बाद हमने बात की थी प्रोटिस्टा के बारे में, वन ऑफ द डाइवर्सिफाइड किंगडम, जहां पर कुछ माइक्रो एल्गीज, यूग्लिना, द लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम के बारे में बात की थी। देन हमने डिस्कस किया था अबाउट दी प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआस के बारे में, द टाइप ऑफ प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जिन्हें कहा जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, लेशमीनिया, they all belong from that file, that kingdom, that is protista. देन हमने बात की थी अबाउट दी फंजाई, कि फंजाई की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी बिलोंग करती है प्लांट से, प्लांट जैसी होती है। इट इज ऑल्सो अ थैलोफाइट, उसके पास भी हाइफल नेटवर्क का फॉर्मेशन देखा जाता है जो कि आपस में कनेक्ट होकर माइसीलियम का फॉर्मेशन वहां पर करते हैं। राइजोपस का एग्जाम्पल हमने वहां पर देखा था। एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर्स के बारे में मैं आपको रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। देन मैंने आपको बताया था अबाउट दी ड्रॉबैक्स ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पर हमने बात की थी अबाउट दी वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। वायरसेस जिनमें न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोप्रोटीन एग्जिस्ट करती है। देन हमने बात की थी अबाउट दी वायरॉइड्स, जो कि स्मॉलर पार्टिकल्स होते, दे आर स्मॉलर देन दी वायरसेस, प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जिनके अंदर, बट दे डोंट हैव अ प्रोटीन कोड। जब हमने प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल की बात की तो हमने उन्हें प्रायोन टर्म दिया, जो एनिमल्स में स्पेसिफिकली डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर है आप सब लोगों को? तो उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो आज का स्टार टॉपिक होने वाला है दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की बात की जाए तो प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले सबसे पहले मैम के बारे में इंफॉर्मेशन। आई एम उर्वशी गौर राठौर, नोन एज यूजीआर मैम।
आई एम BSc MSc CSI नेट JRF क्वालिफाइड इन लाइफ साइंसेज। मैं पिछले 7 साल से बच्चों को बायो पढ़ा रही हूँ एंड आई एम अ नीट फैकल्टी। तो मैं 11th एंड 12th यहाँ पर लेती हूँ। आई एम अ नीट फैकल्टी, तो मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ नीट एस्पिरेंट्स को, जिनको आगे फ्यूचर में डॉक्टर बनना होता है। आई वर्क विद द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा। मेरा कोटा में ही, मैं कोटा से ही पढ़ी हुई हूँ। मेरा हाई सेकेंडरी यहीं से सोफिया स्कूल से है। देन मेरी जो हायर स्टडीज है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। मैंने MSc किया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी से एंड पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन टीचिंग से भी एसोसिएटेड हूँ। मुझे ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक में अवेलेबल हो जाएगा। आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से ही। देन आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम उन्नति है और यहाँ पर मैं आप बच्चों के लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट, जो मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा कुछ क्रैश कोर्स लिया है, दैट इज फॉर दी NTSC। ओके, मैं ऐसे कंटिन्यू करती रहूंगी। मुझे बहुत बच्चों के अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं इसके लिए। ओके, सो मैंने जैसे कि आपको बताया, हमें टॉपिक शुरू करना है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। हमने बात की थी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में और हमने वहीं पर डिस्कस किया था बच्चों कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर थ्री क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को यूज किया गया है। आर्टिफिशियल, जहां पर मैंने आपको थ्री ऑफ एस्ट्रिस एंड एरिस्टोटल के बारे में एक्सप्लेन किया था। देन मैंने आप लोगों को नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया था गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से दैट वाज मेजरली प्लांट्स को भी डिस्टिंग्विश, उन्होंने डिफरेंशिएट क्लासिफाई करने का वहां पे काम किया था। इन्होंने बोला था कि प्लांट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन, जो कि सीड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स, एंड एक दूसरे जो कि यहाँ पर स्पेलिंग, ओके, सो एक जो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सीड्स का फॉर्मेशन नहीं करते, उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, हिडन सेक्सुअल स्ट्रक्चर मिलते हैं। और दूसरे जो कि सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें क्रिप्टोपेनिरोगेम्स कहा जाता है। सो इनके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन विजिबल हमें हो पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म को भी इस कैटेगरी के अंदर, वहां पर एंजियोस्पर्म के साथ साथ जिम्नोस्पर्म को भी कैटेगरी में इंक्लूड किया था। ऐसे ही क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया कुछ कैटेगरीज के अंदर। सो फर्स्ट वाज द थैलोफाइटा। तो यहाँ पर हम इसको यूं बात करते हैं, मैंने जैसे कि आपको पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या यूज किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही, सिमिलरिटीज के बेसिस पर ही हम ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ग्रुप करते हैं और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स। अगर प्लांट्स के बारे में बात की जाए तो प्लांट्स का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये नेचर में मोस्टली ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर इन नेचर, कुछ नेचर में यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। जैसे एल्गी का एग्जांपल ले, देयर इज एन यूनिसेलुलर एल्गी आल्सो, हम इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देन अब प्लांट्स की बात करें, इनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये नेचर में यूकैरियोट होते हैं, इनके पास सेल वॉल मिलती है। मैं यूकैरियोटिक वाला भी पॉइंट लिख देती हूँ, दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मींस दे हैव अ वेल डिफाइंड सेल, इनके पास वेल डिफाइंड सेल अवेलेबल होता है। साथ ही साथ सेल वॉल होती है, यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये इनके स्पेशलाइज पॉइंट्स है। साथ ही साथ ये नेचर में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दैट मीन्स ये खुद का खाना सिर्फ बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रोसेस जिससे ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर पाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सही बात है, कीमोसिंथेसिस भी शो कर पाते हैं, पर मेजरली प्लांट्स आर, ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। वेल डिफाइंड सेल मिलता है, यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस मिलेगा, बाकी के डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। यहाँ पर एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गन भी मिलता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही दैट क्लोरोप्लास्ट फॉर्म्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल।
सेल वॉल हो गया, वैक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। मैं आप लोगों को सेल टॉपिक में इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो पहली मेजर कैटेगरी जहां पर प्लांट्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। सो वो प्लांट्स जिनके अंदर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल होता है, उन्हें थैलोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें थैलोफाइट्स कहा जाता है। Sorry. And the example of the thallophytes are algae and the other one are fungi. तो हम यहाँ पर एल्गी को भी इंक्लूड करेंगे, हम फंजाई को भी इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले एल्गी को। मैंने आप लोगों को आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन कर दिया था कि फंजाई को फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर फंजाई को आर.एच. व्हिटेकर ने डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंट किंगडम ही फॉर्म कर लिया, क्योंकि फंजाई में स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी तो प्लांट जैसी मिलती है, सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है, इनकी सेल वॉल काइटिन की होती है, बाकी प्लांट्स के अंदर सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, बट स्टिल दे कैन बी प्लेस्ड देयर। बट जो मेजर डिफरेंस था दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट्स नेचर में ऑटोट्रॉफिक है, जबकि फंजाई नेचर के अंदर हेटेरोट्रॉफिक होती है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इन्हें रखा जाता है थैलोफाइट्स के अंदर। हमें डिटेल में यहाँ पे एल्गी पढ़ना है, और थैलोफाइट्स उन्हें कहा जाता है जहां पर प्लांट के स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पर रूट, स्टेम, लीव जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो एल्गी के केस में हम रूट, स्टेम और लीव्स टर्म को यूटिलाइज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। एम आई क्लियर? यहाँ पर जो हम टर्म यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड हियर, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फंजाई की जब बात करते हैं इन्हें हाइफे कहा जाता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। जब ये आपस में यहाँ पे इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। अभी मैं आपको एल्गी का स्ट्रक्चर भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। वो प्लांट्स जिनके अंदर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं, मतलब यहाँ पर हम स्टेम, रूट्स और लीव्स ये टर्म यूटिलाइज कर सकते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डिफरेंशिएटेड प्लांट्स कहा जाता है। अब प्लांट डिफरेंशिएटेड तो है, बट क्या उसके पास वेस्कुलर टिश्यू मिल रहा है? व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यू? दे आर जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स जो पानी के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर से एरियल पार्ट्स तक क्या करना? वाटर और डिजोल्व मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, यूनिडायरेक्शनल वे में काम करते हैं। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करना? फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम दी सोर्स टू दी सिंक। तो सोर्स वहां पे लीव्स हो सकते हैं, सिंक वहां पे रूट्स हो सकती है, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं फ्लोएम का काम बाई डायरेक्शनल चलता है, जबकि जाइलम का काम यूनिडायरेक्शनल होता है। सो विदाउट द वेस्कुलर टिश्यूज, जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं है, उन्हें ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा कहा जाता है। जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं है पर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। एक बात याद रखनी है, अभी मैं आपको ब्रायोफाइट्स को डिटेल में समझाऊंगी। सारे मेजर स्ट्रक्चर अवेलेबल ब्रायोफाइट्स में भी नहीं है। इनके पास राइजोइड्स मिलते हैं, वो स्ट्रक्चर जो रूट्स जैसे दिखते हैं, बट दे आर नॉट सच लाइक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इसी वजह से इन्हें पानी के आसपास ही एग्जिस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं मिलता। इसीलिए इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। देन वो प्लांट जिनमें वेस्कुलर सिस्टम अवेलेबल होता है उन्हें कहा जाता है वेस्कुलर प्लांट्स। अब वेस्कुलर प्लांट्स तो है, पर क्या सीड का फॉर्मेशन होता है? हमने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की बात की, नेचुरल क्लासिफिकेशन, इंटरनल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड किया जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन में। सो अगर ये सीड का प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उन्हें टेरिडोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरिडोफाइटा। अगर ये पर वेस्कुलर बंडल मौजूद है, अगर ये सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं
तो इन्हें कहा जाता है फेनिरोगेम्स। क्या कहा जाता है? फेनिरोगेम्स। तो आप यूं भी कह सकते हो टेरिडोफाइट्स आर द टाइप ऑफ क्रिप्टोगेमस। क्रिप्ट मतलब इनक्रिप्टेड, छुपे हुए सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड इवन थैलोफाइट क्रिप्टो गेम्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो उल्टा भी पढ़ोगे आप इसे, तो क्रिप्टो गेम्स, ब्रायोफाइट भी क्रिप्टो गेम्स है, थैलोफाइट्स भी क्रिप्टो गेम्स है। बट थैलोफाइट वो क्रिप्टो गेम्स है जिनके पास ना वेस्कुलर बंडल मिलता है, ना डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर मिलता है। ब्रायोफाइट्स वो क्रिप्टो गेम्स है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलता बट वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर मौजूद है। टेरिडोफाइट वो क्रिप्टो गेम्स है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं, डिफरेंशिएटेड बॉडी मिलती है, बट ये सीड का फॉर्मेशन नहीं करते। तो यू नीड टू स्टडी लाइक दैट। मेरी बात समझ में आई सब लोगों को? आगे चलो। हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर, अभी हमने बात की थी वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होगा और साथ ही साथ सीड प्रोड्यूस कर पाएंगे। इन्हें कहा जाता है, एक तरफ जो सीड प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिनके पास सेक्सुअल स्ट्रक्चर जिनके हमें विजिबल हो पाते, नजर आ पाते। तो एक जिनके अंदर नेकेड सीड्स मौजूद है, एक जिनके अंदर कवर्ड सीड्स मौजूद है। तो नेकेड सीड्स किसमें मौजूद होते हैं? जिनमें नेकेड सीड्स मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर ओवरी मौजूद नहीं है, ओवरी की वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती है, फ्रूट वॉल एब्सेंट होती है। आप दूसरा टर्म क्या यूज कर सकते हो? इनके पास फ्रूट वॉल एब्सेंट होती है। तो बाहर इनकी सीड्स डायरेक्ट आपको स्टेम के ऊपर, लीव्स के ऊपर बनी हुई नजर आएंगी, ग्रोइंग वहां पे नजर आएंगी। जबकि एंजियोस्पर्म द मोस्ट एडवांस वन, जिनके पास सीड का फॉर्मेशन भी है, उसके ऊपर सीड कवर मौजूद है, मतलब ओवरी का वॉल मौजूद है, फ्रूट का फॉर्मेशन देखा जाता है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर मिलता है, इन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। इनकी स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी होती है फ्लावर। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में एग्जिस्ट करता है। और ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन सीड के अंदर जो लीफी स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करता है एम्ब्रियो को, वो कॉटिलिडन के बेसिस पर यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो मोनोकॉट एंड डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट जिनमें सिंगल कॉटिलिडन मौजूद होता है, एग्जाम्पल वीट, मेज, ये मोनोकॉट है जिनके अंदर आप सीड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाओ। जबकि डाइकॉट्स जहां पर कॉटिलिडन दो मौजूद है, एग्जाम्पल पी, ग्राम, लेग्यूम्स के एग्जाम्पल हम वहां से ले सकते हैं। सो दे ऑल आर डाइकॉट्स। हमें एक एक करके इस टॉपिक के अंदर इन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ थाइलोफाइट्स के बारे में। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट और द प्लांटे, इन्हें डिवाइड किया जाता है 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। इन 5 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया जाता है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। थैलोफाइट के बारे में बात की जाए, सो थैलोफाइट जो हमें सबसे पहले शुरू करने, मैंने आपको बताया डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। सो थैलोफाइट्स वो है जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं मिलती, मतलब यहाँ पर स्टेम, लीव्स, रूट्स जैसे टर्म यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। इस ग्रुप के अंदर हम मेजर पढ़ने वाले एल्गी के बारे में, मैं आपको बता चुकी हूँ, फंजाई को भी हम यहीं पर इंक्लूड कर सकते हैं। बट क्योंकि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने फंजाई को एक स्पेसिफिक किंगडम के अंदर पढ़ा है, दैट इज द किंगडम फंजाई, जहां पे हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया, हाइफे का फॉर्मेशन, माइसीलियम का फॉर्मेशन वहां पर देखा जाता है। सो प्लांट्स को एल्गी, यहाँ पे जो प्लांट्स है उन्हें एल्गी कहा जाता है। और क्योंकि इनका वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर नहीं है, रूट्स मौजूद नहीं है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, लीव्स मौजूद नहीं है सनलाइट के लिए, स्टेम मौजूद नहीं है सपोर्ट के लिए, इस वजह से ये ज्यादातर कैसे होते हैं? एक्वेटिक, क्योंकि इनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी मौजूद नहीं होता, जाइलम एंड फ्लोएम भी नहीं मिलता। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, लाइक स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड कारा का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। These are all are the type of different types of algae. हम different types of algae के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले। Am I clear? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। स्ट्रक्चर्स देखिए, स्पाइरोगायरा का यहाँ पर स्पिंडल शेप का या फिर आप कह सकते हो रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए। एल्गी मैंने आपको बोला मोस्टली एक्वेटिक होती है
बट अगर बात की जाए बच्चे तो हमें एल्गी मॉइस्ट प्लेसेस पर भी मिल सकती है, तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है। मॉइस्ट प्लेसेस मतलब स्टोन्स के ऊपर मिल सकती है एग्रीगेटेड फॉर्म के अंदर, सही है। सो दे कैन बी फाउंड ऑन दी मॉइस्ट प्लेसेस, बट याद रखना है ये वाटर बॉडीज के आसपास ही एग्जिस्ट करेंगी, क्लियर। सो दे ग्रो, और हाँ ये किसी और प्लांट पे ग्रो भी कर सकती हैं, दैट मीन्स ये वहां पर पैरासाइट भी हो सकती है। ये मेराइन कंडीशन में फ्रेश वाटर के अंदर दोनों में अवेलेबल हो सकती है, एंड दे आर स्मॉल यूनिसेलुलर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स मल्टीसेलर यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। सो एल्गी किस कैटेगरी में प्लेस की जाएगी, यहाँ पर एल्गी यूनिसेलर भी हो सकती है, मल्टीसेलर भी हो सकती है। तो कुछ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर एल्गी के बारे में बात की जाए तो एग्जाम्पल है क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास मोटाइल होता है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ, क्योंकि क्लमाइडोमोनास के पास मौजूद होता है फ्लैजेला। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला क्लमाइडोमोनास आराम से पानी में मूव कर पाता है, मोटाइल होता है नेचर में, पर यूनिसेलुलर है। जबकि ये बने हुए हैं हमारे पास क्लोरेला। क्लोरेला नेचर में यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, बट नॉन मोटाइल होती है, मूव नहीं कर पाती, इसके पास फ्लैजेला मौजूद नहीं होता है। ये पॉइंट याद रहेगा। अगला पॉइंट बताती हूँ मैं आपको कि ये जो क्लोरेला होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं अपने साथ स्पेस में ले जाने के लिए फॉर द न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, हाई क्लोरोफिल कंटेंट होता है, जिस वजह से इन्हें नरिशमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, एज अ न्यूट्रिशन इन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इन्हें एस्ट्रोनॉट्स कैरी करते हैं, क्लियर हुआ। इसे एस्ट्रोनॉट एल्गी कहा जाता है, स्पेस एल्गी। आगे है मल्टीसेलुलर अनब्रांच्ड। मल्टीसेलुलर तो है बट अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी है। एग्जांपल स्पाइरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स, ये बने हुए सबके डायग्राम, तो तुम यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ये है यहाँ पे स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जैसे रिबन शेप का, तो दिस इज द एग्जांपल स्पाइरोगायरा। और ये मौजूद है यहाँ पर यूलोथ्रिक्स, तो दिस इज द स्पाइरोगायरा। आई राइट दिस हियर, नजर आ जाएगा ना। हाँ ओके। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर होते हैं बट नेचर में ब्रांच्ड होती हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है चारा का, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड मल्टी सेलुलर ब्रांच फिलामेंटस एल्गी। और कुछ यहाँ पर कॉलोनीज में भी मिलते हैं, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। सो ये नेचर में कैसी होती है, कॉलोनियल होती है, यहाँ पे ग्रुप में मौजूद होती है, अकेले कभी भी मौजूद नहीं होती है। और कुछ नेचर में ह्यूज मैक्रोस्कोपिक होती है, मतलब जिन्हें आप नेकेड आई से, जिनके ग्रुप्स को आप नेकेड आई से देख पाते हो, मैक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल है सार्गैसम का, जो कि एक सी वीड है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक सी वीड है, मतलब वीड, वीड के हम क्या कहते हैं, जो कि अनडिजायरेबल प्लांट जो होते हैं, तो इट्स एन वीड जो पानी में ग्रो होती है। 60 मीटर्स तक इसकी लेंथ हो सकती है, बनी हुई है यहाँ पे 60 मीटर्स, इतनी लंबी लंबी ये फैल सकती है। और हमें पता है ग्रो करेगी तो वहां पर एक्विटिक प्लांट्स को अदर हाइड्रोफाइट जो मौजूद है, और साथ ही साथ जो एनिमल्स मौजूद है, उनको ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी, थोड़ा वहां पे डिफिकल्टी आ जाएगी, तो दे आर नोन एज दी सीवीड, बहुत जल्दी फैलते हैं वहां पे ये। एल्गी के स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर हम इसके सेल्यूलर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें, तो एल्गी के पास मौजूद होता है, प्लांट है, प्लांट के पास सेल्यूलोज होता है, सॉरी यहाँ पर प्लांट से इनके पास सेल वॉल मौजूद है, और यहाँ पे सेल वॉल में दो कवर मौजूद है। तो जो आउटर कवर होता है वहां पर मौजूद है पेक्टिन, और जो इनर कवर है वहां पर मौजूद होता है सेल्यूलोज। तो दिस इज सेल वॉल की दो कवर, आउटर एंड देन वी हैव द इनर कवर। और हमें पता है सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, शेप को मेंटेन करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, नेचर में परमिएबल होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्लियर। तो याद रखना सेल्यूलोज भी मिलता है, सेल्यूलोज इज द मोस्ट, क्यों कह सकते हो, डोमिनेंट यहाँ पर मटेरियल होता है। इसके अलावा पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज एक्सेट्रा भी सेल वॉल के अंदर मिल सकते हैं। सेल वॉल के बेसिस पर, पिगमेंट के बेसिस पर, रिजर्व फोर्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई, एग्जैक्टली वो क्लासिफिकेशन जो है वो पिगमेंट के बेसिस पर है। तो पिगमेंट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एल्गी को क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी आपको एल्गी का, पर पिगमेंट के साथ साथ वहां पर स्टोर जो रिजर्व फूड होता है, सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। विल डिस्कस अबाउट दैट। यहाँ पर एल्गी में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए को असेंशियल पिगमेंट या फिर इसे यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है।
ये हर एल्गी में मौजूद होगा, या फिर ये तो हर ग्रीन प्लांट में मौजूद होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी मौजूद है कैरेटेनॉइड्स, ऑरेंजिश पिगमेंट, ORANGE, ऑरेंजिश, ओके, सो ऑरेंज लिख रही थी मैं यहाँ पे। सो दिस इज दी ऑरेंजिश पिगमेंट, तो ऑरेंज कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जो आपको कैरेट में अवेलेबल होता है, ऑरेंजिश रेड पिगमेंट। फाइकोबिलेंस, यहाँ पर पिगमेंट मौजूद होते हैं जो एल्गी के अंदर अवेलेबल होते हैं। एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल जो वो स्टोर करता है, हमें पता है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, तो स्टार्च की फॉर्म में, लेमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में, मैनिटोल की फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, स्टार्च को या फिर ग्लूकोज को स्टोर किया जा सकता है। चलिए, मैं आपको क्लासिफिकेशन की बात कर रही थी कि पिगमेंट के बेसिस पर एल्गी को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। तो पहली है वो जिसके अंदर पिगमेंट मौजूद है क्लोरोफिल, मेजर पिगमेंट जो कलर में ग्रीन होती है, तो ग्रीन कलर की एल्गी को बोला जाता है क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को बोला जाता है फियोफाइसी, और रेड एल्गी को बोला जाता है रोडोफाइसी। तो ये इसके अलावा भी कैटेगरीज मौजूद है, बट मेजर जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कैटेगरीज पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेगरीज पाई जाती है एल्गी के क्लासिफिकेशन में, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। यहाँ पर मेजर पिगमेंट देखो, यहाँ पे जो नोट करना है आपको, क्लोरोफाइसी में भी पिगमेंट ए मिल रहा है, क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए है। बाकी के पिगमेंट यहाँ पर अलग हो जाएंगे सीरीज वाइज है, बट ये भी यहाँ पर बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। इसके अलावा वो जो इसको मेजर कलर प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर मौजूद है डिफरेंट पिगमेंट्स, कैरेटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है? येलो कलर का। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, मक्के के अंदर, मेज के अंदर ही पिगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर मौजूद है क्लोरोफिल के अलावा फ्यूकोजैंथिन, फ्लेवोजैंथिन एंड बीटा कैरोटेनॉइड्स, तो यहाँ पे बीटा कैरोटिन्स मौजूद है। ऐसे ही रोडोफाइसी के केस में फाइकोइरेथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन इज देयर। इस फाइकोइरेथ्रिन की वजह से ही जो रेड एल्गी होती है वो कलर में कैसी है? रेड है। तो रेड एल्गी इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट दैट इज फाइकोइरेथ्रिन। स्टोर्ड फूड भी यहाँ पे अलग होता है। क्लोरोफाइसी में स्टार्च स्टोर किया जाता है, यहाँ पे मैनिटोल और लेमेरियन स्टार्च की फॉर्म के अंदर इसे स्टोर किया जाता है। एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी में मिलता है। क्लोरोफाइसी की ग्रीन एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। फियोफाइसी के अंदर सेलुलोज सब में मिलेगा, ये मेजर कंपोनेंट होगा, बट यहाँ पर सेलुलोज के अलावा एल्जिन भी मिलेगा और यहाँ पर सेलुलोज की होगी। फ्लैजिला की बात की जाए, अभी हमने बात की थी कुछ एल्गीज के बारे में जो नेचर में मोटाइल होती है, हमने क्लेमाइडोमोनास की बात की थी, उसके पास फ्लैजिला मौजूद है। तो ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला मौजूद होता है तो मूवमेंट हो पाता है। फियोफाइसी में भी फ्लैजिला मौजूद होता है, ज्यादा फ्लैजिला क्लोरोफाइसी में मिलते हैं, ग्रीन एल्गी में ज्यादा होते हैं। फियोफाइसी में 2 होते हैं और अनइक्वल होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जिसको याद रखना है, रोडोफाइसी की कंप्लीट लाइफ साइकिल में कहीं पर भी फ्लैजिला एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर में मिलते हैं। यहाँ पर ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर में मिलता है एंड सेम गोज विद देम आल्सो। सो देख, एल्गी ये सबके लिए कॉमन है। एल्गी फ्रेश वाटर में, रुके हुए पानी में, सॉल्टी वाटर में, हर जगह पे मिल सकती है। वो नेचर में फ्रेश वाटर एंड मराइन दोनों हो सकती है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये टेबल? चलिए, अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एल्गी बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन शो करती है। क्यों? क्योंकि एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो कर सकती है, असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा भी उनको यूज कर भी ये प्रोडक्शन कर सकती है, और सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन, यहाँ पर भी स्पोर्स है जिनको आप गेमीज बोल सकते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकती है? बाय दी कौन से? गेमीट्स। और वेजिटेटिव के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टेम, रूट, लीफ जैसा नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर फिलामेंट्स जो हाइफे नेटवर्क है उन्हें यूज किया जाएगा। मेजर एल्गी के अंदर देखा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं, फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्पाइरोगायरा जिसमें फ्रेगमेंटेशन शो होता है। पॉइंट वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें डिवाइड हो सकता है,
और फिर उसके बाद डिवाइड होने के बाद इन्हें इक्वल हाफ्स को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, नया स्पाइरोगैरा बनाने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। यहाँ पर सेल डिवीजन तो देखा ही जाता है। हम यूनिसेलुलर की बात करें तो एक सेल डिवाइड होकर क्या करेगा, दो नए सेल का फॉर्मेशन करेगा। असेक्सुअल की बात करें तो असेक्सुअल के केस में स्पोर्स जो हो सकते हैं वो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन में भी पढ़ाई हुई है। मोटाइल स्पोर्स को जूस्पोर कहा जाता है। तो जूस्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये कहीं पर भी जर्मिनेट करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है, अगर कोई पूछे कि स्पोर और गैमेट में डिफरेंस क्या होता है, तो स्पोर्स यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं वो असेक्सुअल मोड, असेक्सुअल मतलब माइटोसिस से फॉर्म हुए हैं और इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए, जर्मिनेशन के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ये गैमीट्स की तरह किसी और सेल पर डिपेंड नहीं करेंगे अपने फ्यूजन के लिए। सेक्सुअल में देखने को मिलेगा फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फ्यूजन तीन तरह से होता है, या तो दो सिमिलर टाइप के गैमीट्स फ्यूज कर सकते हैं जिसे आइसोगैमस कहा जाता है, एक छोटा और एक बड़ा गैमीट आपस में फ्यूज कर सकते हैं जिसे एनाइसोगैमस कहते हैं, और तीसरा ऊगैमस। ऊगैमस इंपॉर्टेंट है। ऊगैमस के केस में हमेशा फीमेल बड़ी और नॉन मोटाइल होती है, मेल छोटा और मोटाइल होता है। तो यहाँ पर दोनों टोटली डिफरेंट है, बट मेल और हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ऊगैमी के केस के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि जो मेल होता है वो स्मॉल होता है और नेचर में कैसा है, मोटाइल होता है। फीमेल के केस में हमेशा फीमेल नेचर में लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी। इन पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर हमने थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे शुरू करेंगे ब्रायोफाइटा पढ़ना। ब्रायोफाइटा की बात करें तो इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम। किसमें डिफरेंशिएट की जा सकती है, स्टेम में डिफरेंशिएट करी जा सकती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, याद रखना है, लीफ नहीं होती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम नहीं होती, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो याद रख। ओके मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल बिना वाटर के कंप्लीट नहीं कोप कर पाती है। ये टोटली डायरेक्टली पानी पर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए भी वहां पर ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके पास कोई वेस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो ये पानी का कंडक्शन नहीं कर पाते। जाइलम और फ्लोएम इनके पास नहीं होता, तो ये पानी के आसपास ही एग्जिस्ट करते हैं, इनको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मॉस, मर्केंशिया एंड रिक्शिया, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। मॉस का यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ब्रायोफाइट के केस की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या है, वो गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट यहाँ पर नेचर में डोमिनेंट होता है। कैसा होता है, नेचर में डोमिनेंट। तो इस गेमिटोफाइट के ऊपर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोरोफाइट का। बेटा गेमिटोफाइट क्या होगा, वो स्ट्रक्चर जो गेमिट्स का फॉर्मेशन करेगा। स्पोरोफाइट कौन सा होगा, वो स्ट्रक्चर जो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। इस स्पोरोफाइट के अंदर मौजूद होता है स्पोरेंजियम, जहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और गेमिटोफाइट किसका फॉर्मेशन करते हैं, गेमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको राइजोइड्स के बारे में बोला था कि राइजोइड्स यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। किसकी तरह होते हैं, रूट की तरह, पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करते, सरफेस पे मौजूद है, इसीलिए इनको आसपास पानी के तो रहना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा इनका। मेरी बात क्लियर हो गई। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपको किसके लिए याद रखने हैं, ब्रायोफाइट के लिए याद रखने। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, मर्केंशिया, रिक्शिया, मॉस। मॉस का प्लांट बहुत बढ़िया रहता है ना, उसको एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज किया जाता है। सो मॉस वगैरह इन सब प्लांट को किसकी जरूरत होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगले है हमारे पास टेरिडोफाइट्स। अगर टेरिडोफाइट्स की बात की जाए तो मेजर पॉइंट टेरिडोफाइट्स के बारे में क्या है, ये नेचर में सीडलेस होते हैं, इसलिए इनको क्रिप्टोगेम्स हम कह रहे हैं, बाकी के वो ही मौजूद है। बट मेजर पॉइंट,
ये वेस्कुलर टिश्यू कैरी करते हैं, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं जो कि वाटर कंडक्शन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट वन पार्ट से दूसरे पार्ट आसानी से हो पाता है। इसमें एग्जाम्पल है फर्न्स एंड मार्सिलिया का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। आपने फर्न्स को बहुत बार देख रखा होगा। फर्न्स आर दी ऑर्नामेंटल प्लांट्स, घर में इन्हें रखा जाता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। देखो ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर होती है, तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल। इनके पास मौजूद होते हैं राइजोम, यहाँ पे राइजोम का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से रिप्रोड्यूस कर पाता है, न्यू लीव्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। टेरिडोफाइट्स के लिए जो मेजर पॉइंट याद रखना है मैंने आपको बता दिया कि इनमें वाटर का कंडक्शन देखा जाता है। एम आई क्लियर? इनके पास वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले हमारे पास है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट, यहाँ पर क्रिप्टोगेमस लिखा हुआ है तो दे आर नॉट क्रिप्टोगेमस, मैं इसे सही कर देती हूँ। दे आर फेनीरोगेम्स। ये क्या होते हैं? फेनीरोगेम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? इनके पास मौजूद होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो इनके पास, एक मिनट, इनके पास क्या मौजूद है? इनके पास मौजूद है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या कर पाते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पर अपने लाइफ साइकिल को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। इनके पास सीड्स मौजूद होती है, बट याद रखना है जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, तो इनमें नेकेड सीड्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। किसका फॉर्मेशन? नेकेड सीड्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास याद रखना है आपको वेस्कुलर टिश्यूज भी मौजूद है, ये सीड भी बियर करते हैं। बस इनको याद रखना है कि इनके पास ओवरी वॉल मौजूद नहीं होती है, मतलब यहाँ पर आपको फ्रूट का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल पाइनस का ले लो, पाइनस, पाइन्स का एग्जाम्पल, ये पाइन्स बने हुए हैं। साइकस इज द एग्जाम्पल, साइकस तो आप घर पर भी देखते हो ग्रो किया जाता है। ये नेचर में पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं, तो दे आर वुडी। और वेस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका लेंथ भी बहुत ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा हो सकता है, तो पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है? वेस्कुलर टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में। दे आर ऑल्सो फेनिरोगेम्स। और एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर द कवर्ड सीड्स। जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस होता है वो क्या है कि एंजियोस्पर्म के पास क्या मौजूद होता है? कवर्ड सीड्स मौजूद होती है। इसका मतलब यहाँ पर ओवरी वॉल एग्जिस्ट करेगी, और हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी इनको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हमने कुछ मेजर पॉइंट्स इनके बारे में पढ़े हैं कि एंजियोस्पर्म आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके अंदर क्या मौजूद होता है? फ्लावर एग्जिस्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड प्लांट्स में काउंट किए जाते हैं। यानी क्या बोला? ये मेजर वेल डेवलप्ड प्लांट्स में काउंट किए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास सारे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनके पास मेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल स्ट्रक्चर मौजूद है। मेल स्ट्रक्चर को एंथर कहा जाता है, फीमेल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? कार्पल या पिस्टल कहा जाता है। क्लियर? और यहाँ पे आगे बात की जाए फ्लावरिंग प्लांट्स के केस के अंदर, तो यहाँ पे एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है कैरिंग दी सीड। तो दे आर what? They are spermatic one, that means they have the seeds in them, seed bear करते हैं जो फ्लावर्स के अंदर ही वहां पे मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट जो इनके बारे में हमें याद रखना है, मैंने आपको बताया ये फ्लावरिंग प्लांट्स मौजूद है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इनके पास। मेजर अर्थ पर जो प्लांट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्म है। प्लांट की बात करें तो एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप होता है क्या से? द प्लांट एम्ब्रियो इन दी सीड हैव द कॉटिलिडन। हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर सीड के स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहाँ पे सीड का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो सीड के पास मौजूद होता है बाहर ये बीन शेप स्ट्रक्चर जिन्हें कॉटिलिडन्स कहा जाता है। लीफ, ग्रीन लीव्स भी इन्हें कहा जाता है सीड की। यहाँ पर बियर करते हैं ये एम्ब्रियो को, और ऊपर मौजूद होता है स्ट्रक्चर एपिकोटाइल, नीचे वाले स्ट्रक्चर को हाइपोकोटाइल कहा जाता है। और ऊपर मौजूद होता है प्लिम्यूल। प्लिम्यूल गिव राइज टू, प्लिम्यूल से क्या बनता है? प्लिम्यूल गिव राइज टू दी शूट सिस्टम एंड रेडिकल गिव राइज टू दी रूट सिस्टम। रेडिकल से क्या फॉर्म होता है यहाँ पे?
रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो इसी बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, बेसिक टू ग्रुप्स। वन इज द मोनोकॉट जिनमें सिंगल कॉटिलिडन मौजूद होता है, मैंने आपको एग्जांपल बताया, राइस, व्हीट, मेज आर द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट्स, सिंगल कॉटिलिडन होता है ना, तो दे हैव अ सिंगल कॉटिलिडन इन देम, कुछ ऐसे दिखते हैं। ये स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है एक मोनोकॉट सीट का, ये डाइकॉट सीट का स्ट्रक्चर है। मोनोकॉट के इसके अंदर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसे स्क्यूटेलम कहा जाता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, और वहीं पर ही मौजूद होते हैं एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल पोर्शन जो रूट और शूट का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट्स की बात की जाए तो जिनके पास मौजूद है दो कॉटिलिडन उन्हें डाइकॉट बोला जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पी, ग्राम्स, टर्मेट, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम इसे यहाँ से काट कर नीचे ही पढ़ लेते हैं। सो क्या है, ग्रीन ग्राम, पी एंड टर्मेट। इमली किसका एग्जाम्पल होती है, मटर, इमली, हरा चना किसका एग्जाम्पल है, डाइकॉट का एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉटिलिडन वहां पर क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए, तो यहाँ पर एक टेबल है जिसको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, हमारे लिए अच्छा होगा, क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डाइकॉटिलिडन और मोनोकॉटिलिडन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम बात करें डाइकॉटिलिडन के बारे में, तो डाइकॉटिलिडन आर दोज व्हिच हैव टू कॉटिलिडन्स इन द एम्ब्रियो। तो ये वो होते हैं जिनके पास दो कॉटिलिडन मौजूद है, दो ग्रीनी लीफ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये बात याद रखना कि कॉटिलिडन के पास प्रॉपर्टी होती है क्या परफॉर्म करने की, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइकॉटिलिडन्स के पास टैप रूट सिस्टम होता है। कौन सा रूट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे टैप रूट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जबकि यहाँ पर टैप रूट सिस्टम प्राइमरी रूट सिस्टम जिसे कहते हैं, टैप रूट सिस्टम इज द प्राइमरी रूट सिस्टम। तो ये अंदर ज्यादा अच्छे से क्या कर पाते हैं, रूट के अंदर ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं, वाटर को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जबकि मोनोकॉटिलिडन्स के पास मौजूद होती है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तो ज्यादा डीप ना होके सरफेस रूट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इनकी स्टेम नेचर में ब्रांच मिलती है, तो डाइकॉट के केस के अंदर स्टेम कैसी मिलती है, ब्रांच मिलती है, जबकि मोनोकॉट के केस के अंदर आप मेज की बात कर लो, व्हीट और राइस, छोटे प्लांट्स होते हैं, आसानी से उन्हें क्या किया जा सकता है, सॉइल से प्लग आउट किया जा सकता है, अनब्रांच होते, ज्यादा ब्रांचेस वहां पे मौजूद नहीं होती है। इनके केस में मिलता है रेटिकुलेट वेनिएशन लीव्स के अंदर। रेटिकुलेट वेनिएशन का मतलब क्या हुआ बच्चे, वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जहां पर देखने को मिलता हो। किसका फॉर्मेशन, मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, जहां पर क्या देखने को मिलता हो, वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है जहां पर ये आपस में बाय दी वेनलेट्स क्या रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। जबकि पैरेलल वेनिएशन, जैसे बनाना में भी पैरेलल वेनिएशन देखने को मिलता है, तो वेन्स यहाँ पर क्या होती हैं, अरेंज कैसी होती है, पैरेलली अरेंज होती है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में ऐसे नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। इनका प्लांट टेट्रामेरस और पेंटामेरस सिमेट्री रखता है, मतलब पेटल्स की बात करो, मतलब बाकी के जो वोल्स हैं, फ्लावर के वोल्स की बात की जाए तो फ्लावर के वोल्स की बात करें, मतलब काउंट में 5 होंगे, 4 होंगे, तो 4 कोरोला, 4 कैलेक्स, देन ऐसे स्ट्रक्चर का गाइनोशियम, एंड्रोशियम, तो ऐसे 4 के पेयर के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकती है। जबकि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब 3, तो 3 के पेयर में मौजूद होंगे, 3 पेटल्स, 3 सेपल्स ऐसे मौजूद होंगे। यहाँ पे 5 के और 6 के पेयर में देखने को मिल सकते हैं। इनके केस में वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है और ओपन होता है। इसका मतलब क्या है बच्चे, ओपन वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर बंडल एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जहां पर वेस्कुलर बंडल मौजूद हो, सॉरी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, मतलब वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम एग्जिस्ट करता हो। क्या एग्जिस्ट करता हो, कैम्बियम एग्जिस्ट करता हो, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डाइकॉट्स के केस में आपको क्या देखने को मिलेगी, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बड़े बड़े ट्रीज का फॉर्मेशन होता है, हार्ड रूट सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, स्टेम थिक होती है यहाँ पर।
इनके केस के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट ही होते हैं, एक साथ मौजूद है, कोलेट्रल ही होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। क्लोज का मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर कैम्बियम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनके केस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, इन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। आगे बात की जाए लाइफ साइकिल के बारे में। हम एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पहले रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको लाइफ साइकिल पूरी वापस एक्सप्लेन कर दूं, आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पर सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? हेट्रोमॉर्फिक का मतलब बोथ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एंड हेप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म के केस में देखा जाता है। एंजियोस्पर्म के केस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है स्टेमन। क्या मौजूद होता है? स्टेमन। तो प्लांट को कहा जाता है यहाँ पर स्पोरोफाइट, जो स्पोर बियर करता है। जो क्या बियर करता है? यहाँ पे स्पोर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होते हैं दैट इज स्टेमन मौजूद होता है, दैट इज द मेल स्ट्रक्चर एंड्रोशियम का पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेमन, जिसके पार्ट है एंथर और फिलामेंट। फीमेल की बात करें तो मौजूद होगा यहाँ पर कार्पल, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर फाउंड हियर। तीनों यहाँ पर मौजूद है। और ये किसमें मौजूद है? फ्लावर के अंदर। हम वहां पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर को। एंथर यहाँ पर क्या फॉर्म करता है? एंथर यहाँ पर, एंथर में एक सेल हो जाता है बड़ा, जिसे मेगास्पोर, जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है, या फिर पोलन मदर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट डिवीजन, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। एंथर के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एंथर की वॉल मौजूद होती है, स्पोरोजिनस टिश्यूज मौजूद होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जहां पर होता है क्या? जहां पर होता है, मैं इसको लिख देती हूँ, मियोसिस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है मियोसिस, एंड मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। इससे फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर का, टेट्राड ऑफ द माइक्रोस्पोर। तो एक बार में एक मदर सेल से 4 पोलन का फॉर्मेशन होता है, और इन 4 पोलन, इन चारों के चारों एक्टिव होते हैं यहाँ पे, मतलब हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन। तो हेप्लॉइड सेल का मतलब यहाँ पर गैमेटोफाइटिक स्टेज आ गई। तो यहाँ पर उस हेप्लॉइड सेल को माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर में देखने को मिलता है माइटोसिस, और माइटोसिस होने से यहाँ पर एक सेल तो है जनरेटिव सेल, और दूसरा है यहाँ पर वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल यहाँ पर मेल गैमीट्स बनाएगा, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, जिसके थ्रू मेल गैमीट्स को, कितने मेल गैमीट्स को? 2 मेल यहाँ पे बने हुए, ये रहे 2 मेल गैमीट्स को ट्रांसफर किया जाएगा टुवर्ड्स द एग। अब इधर देखो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में मौजूद होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिन्हें कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर ओव्यूल। यहाँ पर मौजूद होता है मेगास्पोर मदर सेल, जिनमें अगेन यहाँ पर देखने को मिलता है मियोसिस, जिसकी वजह से एग सेल का फॉर्मेशन होता है। और एग नेचर में कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। तो वहां पर एग सेल के अंदर एग और गैमीट के बीच में फ्यूजन होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन है एंजियोस्पर्म में। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक मेल गैमीट के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करने से तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? जाइगोट का फॉर्मेशन। और दूसरा मेल गैमीट जब सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। जाइगोट में डिवीजन होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ये एम्ब्रियो से बनेंगे सीड्स, और सीड जर्मिनेट कर कर फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो दो तरह की जनरेशन हुई, स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट जो हेप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है, मतलब बेटा स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, तो डिप्लॉइड से हेप्लॉइड, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड, ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर क्या टर्म यूज किया गया?
ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। एम आई क्लियर? चलिए एक हम पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म्स के बीच में और जिम्नोस्पर्म के बीच में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को आपस में यहाँ पर हम क्या, ये दोनों के दोनों है किसके टाइप्स? दे बोथ आर द टाइप्स ऑफ फेनिरोगेन। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, डिफरेंस क्या है? एक तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है, जिम्नोस्पर्म में मौजूद नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर ओवरी वॉल मौजूद होती है इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलती। तो पहला डिफरेंस का पॉइंट है इनके बीच में कि ओव्यूल, जो ओव्यूल मौजूद है, स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद है जिसे मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है, इसके बाहर ओवरी मौजूद नहीं होती, ओवरी का कवर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर नेकेड सीड्स का फॉर्मेशन होगा। जो नहीं लिखा हुआ है मैं लिख देती हूँ, नेकेड सीड का फॉर्मेशन देखा जाता है, या नेकेड, सॉरी मैं यहाँ पर लिखने वाली थी, ओके सो यहाँ पर उल्टा, ओके सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म के अंदर ओवरी मौजूद होती है, इसका मतलब यहाँ पर सीड इनक्लोज्ड होता है कवर के अंदर, दैट इज फ्रूट वॉल के अंदर, ओवरी के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेकेड होते हैं, ओव्यूल के बाहर ओवरी वॉल एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब सीड के ऊपर कवर मौजूद नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा। सेकेंड, पोलन चैम्बर और पॉलिनेशन ड्रॉप आर एब्सेंट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म की यहाँ पे बात की जाए तो इनके पास पोलन चैम्बर मौजूद नहीं होता, पॉलिनेशन ड्रॉप मौजूद नहीं होता। हमें पता है डायरेक्ट एंजियोस्पर्म के केस में स्टिग्मा पर जाकर पोलन ग्रेन अटैच होता है और वो जाकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर क्या कर लेता है? एग को जाकर वहां पर एग के अंदर जाकर फ्यूजन कर लेता है। जिम्नोस्पर्म में पोलन को स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पे पोलन चैम्बर और पोलिनेशन ड्रॉप यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर उनको मतलब पॉलिनेटर्स यहाँ पर भी यूज में आएंगे, बट यहाँ पर ऐसे चैम्बर मौजूद होंगे जहां पर पोलन को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोरेज किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर वो जो ड्रॉप, वो जो चैम्बर्स है, आर्चिगोनिया जो कवर्स मौजूद होते हैं, तो एंजियोस्पर्म के केस में आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है, वो पाउच स्ट्रक्चर जहां पर यहाँ पर जो गैमीट्स है उनको रखा जाएगा। जिम्नोस्पर्म के केस के अंदर 2 to 8 आर्चिगोनियम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कोन्स का फॉर्मेशन देखा जाता है इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। अगला पॉइंट, ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमीट मौजूद होता है, मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है? द कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी फॉर्मिंग, एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमीट होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म के केस के अंदर एक ओव्यूल में 2 से 8 मेल गैमीट होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूजन है वो बार बार होके ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? यहाँ पे मल्टी सीड का फॉर्मेशन, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में बहुत सारी सीड्स का फॉर्मेशन देखा जाता है, जबकि यहाँ पे एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमीट मौजूद है, तो आपको सिंगल सीड का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा फ्रॉम अ सिंगल ओव्यूल। यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब दो स्टेप्स में प्रोसेस होता है। पहला यहाँ पे देखने को मिलता है सिनगेमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज करके जाइगोट, देन एम्ब्रियो एंड देन सीड का फॉर्मेशन करना। और दूसरा होता है ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, जहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जिम्नोस्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आया हुआ है, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता, तो फ्लावर का फॉर्म, यहाँ पे फ्लावर की प्रेजेंस, ओवरी वॉल का प्रेजेंस, और साथ ही साथ एंडोस्पर्म ना लिखकर डबल फर्टिलाइजेशन लिखे। डबल फर्टिलाइजेशन किसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है? So double fertilization is also the unique characteristics of the plant only, flower एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ही कैरेक्टरिस्टिक होती है। So यहाँ पर एंडोस्पर्म, मैंने कहा ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म फॉर्म में होता है, जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसका मतलब एंडोस्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। तो एंजियोस्पर्म के केस में
एंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जबकि जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म इज द जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब ये फर्टिलाइजेशन से ही पहले यहाँ पर क्या हो चुका होता है, फॉर्म हो चुका होता है। इसी वजह से एंडोस्पर्म यहाँ पर नेचर में हेप्लॉइड होता है, जबकि इसका नेचर में ट्रिप्लॉइड होता है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुई? सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एंजियोस्पर्म्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इनको फेनिरो गेम्स की कैटेगरी में पढ़ा। तो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन से बढ़ते बढ़ते हम कहां पर आ गए, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के केस में, कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे मौजूद होते हैं। मैंने आपको लाइफ साइकिल भी बता दी, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर कैसे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स देखे जाते हैं, कैसे सीड्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। तो सीड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। सीड वॉल तो कवर होता है, मतलब फ्रूट वॉल का प्रेजेंस, जबकि सीड दोनों में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में, बट इनके केस के अंदर ये कवर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को इनके बारे में याद रखना होता है। सो बच्चों, थैंक यू क्लास को अटेंड करने के लिए। होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो, पसंद आया हो लेक्चर। अगला क्लास मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए मैं आगे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी को कंटिन्यू करवाते हुए मैंने आपको मोनेरा के क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझा दिया है। बैक्टीरियाज के बारे में मतलब हमने पढ़ लिया है। देन हमने वहां पर बात कर ली मोनेरा के बाद हमने बात कर ली है प्रोटिस्टा के बारे में। देन हमने डिस्कस कर लिया है फंजाई के बारे में। क्लियर? अगला हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आज क्लास के अंदर हमने बात की है प्लांट किंगडम के बारे में। सो मैं आपको कंप्लीट प्लांट किंगडम समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनिमल किंगडम। तो हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। यू नीड टू स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। मैं यहाँ पर फिर लिख देती हूँ, कलर चेंज कर देते हैं पेन का, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनिमल किंगडम, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हम नेक्स्ट क्लास में एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड क्या होती है, नर्व कॉर्ड क्या होता है, वहां पर पीसेस कौन होते हैं, एम्फीबियंस कौन होते हैं, रेप्टाइल्स कौन होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं, हम सारा क्लासिफिकेशन यहाँ पर एनिमल्स का पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी दी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तब तक के लिए यूजीआर मैम विल बी साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।